गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीशा का पाठ 6 पढ़ेंगे, जो कि है समास यानी कंपाउंड। समास किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस शब्द रचना की विधि को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब तक हमने संधि में पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को या विकार को संधि कहते हैं, लेकिन समास में शब्दों के मेल को समास कहा जाता है और उसमें भी कई शब्दों का मेल हो सकता है, यानी दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं शब्द। इस विधि को समास कहते हैं। और समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है शब्द संक्षिप्त करना। तो समास भाषा को सौंदर्य प्रदान करता है। सामासिक शब्दावली अति प्रभावशाली होती है। कविगण सामासिक भाषा का भरपूर प्रयोग करते हैं, यानी अपनी कविताओं को और अच्छा बनाने के लिए समास का खूब उपयोग करते हैं। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ भिन्न होते हैं और इनके मेल से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। जैसे घोड़ों की दौड़ को घुड़दौड़ कहते हैं, इसी तरह रसोई के लिए घर को रसोई घर। यहाँ घोड़े और दौड़ दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है। इसी तरह रसोई और घर, इनका भी अलग अर्थ है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया, जैसे घोड़ों की दौड़ को घुड़दौड़ और रसोई के लिए घर को रसोई घर बनाया, तो इसका एक अलग अर्थ हमारे सामने आया। तो समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ भिन्न होते हैं और इनसे मेल से बनने वाले नए शब्द का अर्थ भी बिल्कुल अलग होता है। अब समास रचना में दो शब्द होते हैं जिन्हें पद कहते हैं, जिनमें पहले शब्द को पूर्व पद यानी पहला पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद या दूसरा पद कहा जाता है। इन दोनों के मेल से बना समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाता है। यानी जब हम समास रचना करते हैं, समास से जोड़कर शब्द बनाते हैं, तो जिन दो शब्दों को हमने जोड़ा है उनको सामासिक पद यानी कि समस्त पद कहते हैं, और उसमें जो शब्द पहले आता है वह प्रथम पद या पूर्व पद या पहला पद कहलाता है, और जो दूसरा शब्द होता है जिसे बाद में जोड़ते हैं उसे उत्तर पद या दूसरा पद कहते हैं। समास विग्रह, तो जब सामासिक शब्द जिसे कि हमने जोड़ा है उसे फिर से पहले वाली अवस्था में अलग अलग करके लिख देते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब तोड़ना। तो जो हमने समास प्रक्रिया की, शब्द जोड़ा, उसे विग्रह करना यानी उसको अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यथा समय को विग्रह किया तो समय के अनुसार। सत्याग्रह का समास विग्रह सत्य के लिए आग्रह। घुड़दौड़ का समास विग्रह घोड़ों की दौड़। तो अब तक हमने समझा समास किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं, यानी समास को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगुण समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। तत्पुरुष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तत् का मतलब उसका और पुरुष। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार बदला जाता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, परंतु कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियाँ इसमें नहीं आती है। तो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि 8 कारक होते हैं, कारक की 8 विभक्तियाँ होती हैं और उन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास बनता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियाँ प्रयुक्त नहीं होती। कर्ता ने और संबोधन हे अरे ये इनकी विभक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग हम समास में नहीं करते। इसके अलावा बचे 6 समास का प्रयोग विभक्तियों का प्रयोग
समास में किया जाता है। ये हैं कर्म पुरुष जिसकी विभक्ति है को, करण पुरुष जिसकी विभक्ति से के द्वारा, संप्रदान पुरुष के लिए अपादान पुरुष से विभक्ति है, संबंध पुरुष की का, की या के, अधिकरण तत्पुरुष समास की में और पर। ये इनकी विभक्तियां हैं, इन्हीं के अनुसार समास की रचना होती है, यानी इन विभक्तियों को हटाकर समास यानी शब्दों को जोड़ा जाता है। सबसे पहले लिखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। धन प्राप्त यानी कि प्लस साइन वाले समस्त पद का यदि विग्रह किया जाए तो इसका समास विग्रह होगा धन को प्राप्त। धन प्राप्त एक समास शब्द है, समास युक्त शब्द है, समस्त पद है। यदि इसका विग्रह किया जाए तो इसका विग्रह होगा धन को प्राप्त। तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है और इसकी विभक्ति है को। तो इसका लोप होने पर यहाँ पर हुआ कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा उदाहरण शरणागत यानी शरण को आया हुआ। तो यहाँ पर हमने को हटा दिया, इसलिए जब कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ। आशातीत, तीत का मतलब होता है लांघना, तो आशा को लांघ कर गया हुआ। परलोक गमन यानी परलोक को गया हुआ। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त हुआ। मरणासन यानी मरने की स्थिति में पहुंचा हुआ। तो इस प्रकार हमने द्वितीय विभक्ति जिसमें को इसका संकेत है, इसे हटाकर हमने समास बनाया, समास पद यानी समस्त पद बनाया। इसको विच्छेद करने पर, समास विग्रह करने पर फिर से जब को का समावेश करते हैं तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। दूसरा, यह तृतीय विभक्ति है जिसका कारक चिन्ह है के, से, के साथ और के द्वारा। तो जिस समास में करण कारक की विभक्ति से अथवा द्वारा का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, यहाँ पर तुलसी द्वाराकृत यानी तुलसी के द्वारा या तुलसी के द्वारा लिखित या रचनाकृत यानी लिखा हुआ, रचित। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। मन माना यानी मन से माना। मन गणंत यानी मन से गढ़ा। तुलसीकृत, तुलसी द्वाराकृत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मदमस्त यानी मद से मस्त। और रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त। यहाँ पर से के द्वारा या द्वारा शब्दों का लोप करके समास पद बनाया और इनको वापस से लिखकर समास विग्रह किया। तीसरा, ग यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। तो जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। यह चतुर्थ विभक्ति है कारक की और इसमें के लिए का लोप होता है। जैसे देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति को हटाकर देशभक्ति बना। देव बलि, तो देवताओं के लिए बलि। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री। हाथ घड़ी यानी हाथ के लिए घड़ी। और विद्यालय मतलब विद्या के लिए आलय। यहाँ पर के लिए का लोप करके समस्त पद का निर्माण होता है और जब इन्हें वापस से लिखा जाता है तो के लिए का समावेश करके संप्रदान तत्पुरुष समास बनाते हैं। अगला, अपादान तत्पुरुष समास। तो जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। अन्य उदाहरण में जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। भयभीत यानी भय से भीत। पथभ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त तो ऋण से मुक्त। देश निकाला यानी देश से निकाला। आशातीत मतलब आशा से अतीत या आशा को लांघकर आशा से भी अधिक। अब यहाँ पर करण व अपादान तत्पुरुष में मुख्य रूप से क्या अंतर है वह देखते हैं।
क्योंकि इन दोनों की जो विभक्ति है वह से है, तो करण कारक की विभक्ति से और अपादान कारक की विभक्ति भी से है। लेकिन यहाँ पर करण कारक में से का मतलब होता है इसके द्वारा, यानी इससे जुड़कर, और अपादान में से का मतलब इससे पृथक होकर। यहाँ दोनों में से विपरीत अर्थों में प्रयोग में लिया जाता है। तो दोनों के प्रयोग में भिन्नता है, भले ही दोनों की विभक्ति चिन्ह एक जैसे हैं। से जैसे उदाहरण में हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, मतलब हाथ के द्वारा लिखा हुआ, और पथ भ्रष्ट का समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट यानी पथ से दूर। यहाँ से का प्रयोग से अलग रूप में किया जाता है, यानी पथ से अलग होना। जब हम अलग होने के रूप में दूर जाने या डरने, इस तरह दान करने, इस तरह का प्रयोग जब हम करते हैं, इस तरह दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए से का प्रयोग करते हैं, तो वह दूर हटने के प्रयोग में होता है। इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है या अपादान विभक्ति होती, कारक होता है। लेकिन जब हम साधन के रूप में से यूज़ करते हैं, इसके लिखा, इससे किया, तब वहाँ पर करण तत्पुरुष समास या करण कारक होता है। अब अगला संबंध तत्पुरुष समास। तो जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। यह षष्ठी विभक्ति है, छठी विभक्ति है कारक की, और इसके चिन्ह है का, के और की, और जब इनका लोप होता है तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसके उदाहरण में घुड़दौड़, तो घोड़ों की दौड़, सेना नायक मतलब सेना का नायक, राजसभा मतलब राजा की सभा, घुड़सवार मतलब घोड़े का सवार, प्रजापति यानी प्रजा का पति, और जलधारा मतलब जल की धारा। तो यहाँ पर का, के या की शब्दों का समावेश करके समास विग्रह करते हैं और इन्हें हटाकर समास शब्द बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं। अगला अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। यह समास की सप्तमी विभक्ति है और इसके संकेत है अधि में या पर, और जब इन्हें हटाते हैं तो अधिकरण तत्पुरुष समास शब्द बनते हैं, और इन्हें लगाकर हम फिर से अधिकरण तत्पुरुष समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे कुल श्रेष्ठ यानी कुल में श्रेष्ठ, आप बीती मतलब स्वयं पर बीती, ध्यान मग्न मतलब ध्यान में मग्न, स्नेह मग्न यानी स्नेह में मग्न, विद्या प्रवीण यानी विद्या में प्रवीण, ग्रामवास मतलब ग्राम में वास। यहाँ पर में या पर शब्द आने पर हम समझेंगे यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो ये थे तत्पुरुष समास के 6 भेद, जिनमें कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास थे, जो कि कारक से निर्मित है, कारक चिन्हों के द्वारा, विभक्ति चिन्हों से लगने या हटने से बनते हैं। हटाने पर समस्त पद यानी समास शब्द बनते हैं और लगाने पर समास विग्रह बनते हैं। अगला कर्मधारय समास। तो हमने पढ़ा कि समास के 6 भेद हैं, जिनमें हमने पहला तत्पुरुष समास पढ़ लिया। अब दूसरा कर्मधारय समास है। जिस समस्त पद का पूर्व पद विशेषण या उपमान और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण आप सभी जानते हैं, किसी की विशेषता बताने वाले। उपमान, उपमा कहते हैं किसी के बारे में बताने के लिए हम उसी के जैसा दूसरा उदाहरण देते हैं, तो वहाँ पर उपमान, उपमेय या उपमा होता है। तो जिसका उदाहरण हम दे रहे हैं वह उपमेय और जिसे दे रहे हैं उदाहरण वह उपमान होता है। तो प्रथम पद विशेषण या उपमेय का होता है और द्वितीय पद या उत्तर पद विशेष्य या उपमेय। पहले में विशेषता और दूसरे में जिसे विशेषता दी गई है वह होता है।
तो कर्मधारय समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जिसे उपमा दी जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वह पद प्रधान होता है, यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, यहाँ पर जो अंबर है यानी कि जो कपड़ा है उसकी विशेषता बताई जा रही है। अंबर को कपड़ा कहते हैं, तो पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका। यहाँ कपड़े की विशेषता क्या है? पीला। सज्जन, तो सज्जन का समास विग्रह होगा सत्यजन, यानी ऐसा जन जो सत्य यानी कि अच्छा है। महाराज का मतलब महान है जो राजा। चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाला। अब पहले के जो 3 शब्द हैं वे तो है विशेषण और विशेष्य वाले, और जो अंतिम शब्द है चंद्रमुखी, यह है उपमेय उपमान वाला, यानी मुख को उपमा दी जा रही है चंद्रमा की। तो चंद्रमा के समान मुख को, यानी मुंह को चंद्रमा के समान बताया है। तो यह पद उपमेय उपमान का और बाकी के 3 विशेष्य विशेषण के हुए। अन्य उदाहरण में देखते हैं। नील कमल यानी नीला है जो कमल। परम आनंद, परम है जो आनंद। महाराज यानी महान है जो राजा। भला मानस, भला है जो मानस। चंद्रमुख यानी चंद्र रूपी मुख या चंद्र के समान मुख। कापुरुष मतलब कायर है जो पुरुष। दुरात्मा, दुरा कहते हैं बुरी को, तो बुरी है जो आत्मा। नीलकंठ यानी नीला है जो गला या कंठ। नील गगन मतलब नीला है जो गगन। नीलांबर मतलब नीला है जो अंबर। और प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। तो इस प्रकार हमने विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान देखा, जहाँ पर विशेषता बताई जाती है मुख्य रूप से किसी की, और दूसरा शब्द जिसे बताई जा रही है विशेषता, तो वहाँ होता है कर्मधारय समास। तो अब तक हमने तत्पुरुष समास पढ़ा और कर्मधारय समास पढ़ा, यानी कर्मधारय का शाब्दिक अर्थ है कर्म को धारण करने वाला। तो यहाँ पर विशेषता बताने वाले शब्द या समास शब्दों को कर्मधारय समास कहेंगे।